खबरनामे में खुशामदीद। क्रिकेट से धोखा करने वालों ने अपने खिलाड़ियों से भी धोखा दिया। इंग्लिश प्लेयर्स ने इंकशाफ किया है कि उन्हें दौरा पाकिस्तान मंसूख करने के हवाले से अंधेरे में रखा गया, कुछ बताया नहीं। इंग्लैंड प्लेयर्स एसोसिएशन ने दौरे के मंसूख का कसूरवार इंग्लिश बोर्ड को ठहरा दिया। इंग्लिश बोर्ड के यकतरफा फैसले ने कई सवालात खड़े कर दिए। दौरा किसके कहने पर मंसूख किया गया, कुछ पता नहीं। इंग्लिश बोर्ड ने दौरा मंसूखी का ये बहाना बनाया था कि खिलाड़ियों को जहनी दबाव में नहीं लाना चाहते। न्यूजीलैंड और इंग्लैंड का दौरा पाकिस्तान मंसूख करने पर साबिक क्रिकेटर्स का रद्द अमल। साबिक कप्तान वसीम अकरम का कहना है कि कौमी टीम को अपनी परफॉर्मेंस से जवाब देना होगा। राशिद लतीफ़ ने कहा इंग्लैंड और न्यूजीलैंड को पाकिस्तान का दौरा करना चाहिए था। मोइन खान बोले आलमी सतह पर भी इस फैसले की मजम्मत की गई है। न्यूजीलैंड टीम की तरह मुस्लिम लीग नून की टीम ने भी आखिरी वक्त पर 9 अक्टूबर को होने वाला क्रिकेट मैच खेलने से इनकार कर दिया। हुकूमती टीम के कप्तान फयाज चौहान ने अपोजिशन को बादाम खाने का मशवरा दे दिया। अपोजिशन टीम के कप्तान ने हुकूमत को उन्हीं के ग्राउंड में शिकस्त देने का दावा किया था। मोहसिन बिलाल की रिपोर्ट देखिए। सियासी हरीफ खेल के मैदान में आमने सामने। सूबाई हुकूमत और अपोजिशन में क्रिकेट का मैच पड़ गया। दोनों टीमें 9 अक्टूबर को गवर्नर हाउस में मद्दे मुकाबिल होंगी। एक ही रोज 3 मैचों की सीरीज एम्पायर न्यूट्रल होंगे। हुकूमती टीम के कप्तान ने अपोजिशन को भरपूर तैयारी का मशवरा दे डाला। मैं अपोजिशन 11 को एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आज के बाद से बादाम भी खाना शुरू करें, मालिश करना भी शुरू करें, दौड़ लगाना भी शुरू करें, डंड बैठ के भी निकालें, एक्सरसाइज भी करें और पूरी तैयारी के साथ आइएगा। इजी नहीं लेना जाना पीटीआई को। अपोजिशन टीम के कप्तान भी जीत के दावे कर बैठे। हम इंशाल्लाह ताला गवर्नमेंट को उनकी होम पिच पे हराएंगे भी सही। और ये जो टूर्नामेंट है आई वुड लाइक टू डेडिकेट इट टू द सिक्योरिटी फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान। दूसरी जानिब नून लीग ने क्रिकेट मैच खेलने से इनकार कर दिया। लीगी रहनुमाओं का कहना था एक तरफ हमें चोर कहते हैं, दूसरी तरफ क्रिकेट मैच खेलते हैं। अवाम अपने हालात से मजबूर होकर उससे लड़ रही है। उस मैच का आपको ख्याल नहीं है। कतई तौर पर मुस्लिम लीग नून किसी भी ऐसे मैच का हिस्सा नहीं बन रही। चौहान के क्रिकेट खेलने से अगर क्रिकेट का फरोग हो सकता है तो मेरा ख्याल है उन्हें गुल्ली डंडा शुरू कर देना चाहिए। फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि न्यूजीलैंड और बरतानिया की टीम की तरह मुस्लिम लीग नून भी साजिश का शिकार होकर खेलने से इनकार न करे। कैमरामैन नदीम कासिम के साथ मोहसिन बिलाल, समा, लाहौर। वज़ीर-ए-आज़म के वसीम अकरम प्लस तरीन ग्रुप की विकेट गिराने के मिशन पर उस्मान बुज़दार ने सियासी यॉर्कर फेंक कर मज़ीद 3 अरकान तोड़ लिए। वज़ीर आला हाउस में तरीन ग्रुप के नौमान लंगरियाल, ख्वाजा दाऊद सुलमानी और अब्दुल हई दस्ती ने उस्मान बुज़दार से मुलाकात की और वज़ीर आला पंजाब की क़यादत में काम करने का आज़म ज़ाहिर किया। कहा पार्टी क़यादत के साथ खड़े हैं। तरीन ग्रुप के रुकन असम्बली सरदार खुर्रम लगारी ने भी गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आला से मुलाकात की थी, जबकि MPA नज़ीर चौहान पहले ही तरीन ग्रुप से अलहदगी इख्तियार कर चुके हैं। तो वज़ीर आज़म के वसीम अकरम प्लस तरीन ग्रुप की विकेट गिराने के मिशन पर है। उस्मान बुज़दार ने सियासी यॉकर फेंक कर मज़ीद 3 अरकान तोड़ लिए हैं। आगे बढ़ते हैं। एक और हैरत अंगेज खबर। अपोजिशन लीडर सिंध हलीम आदिल शेख छुपे रुस्तम निकले। दुआ भुट्टो से 2018 में शादी की मगर तस्दीक अब की। हलीम आदिल शेख और दुआ भुट्टो के यहाँ बच्चे की पैदाइश हुई जिसका नाम कामिल हलीम शेख रखा गया है। बच्चे की विलादत की खुशी में तकरीब भी हुई जिसमें उनके दोस्त अहबाब शरीक थे। तकरीब की तस्वीर मंजर आम पर आने के बाद समा से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए हलीम आदिल शेख ने अपनी खुफिया शादी की तस्दीक की और बताया कि उन्होंने 2018 के इलेक्शन के बाद दुआ भुट्टो से शादी की थी। हलीम आदिल शेख कहते हैं निकाह जायज़ है और जायज़ काम में शर्म कैसी, कोई गलत काम नहीं किया। वो समा से गुफ्तगू कर रहे थे। जी बिल्कुल, उन्होंने पूछा, हमने हाँ कर दिया। ऐसी कोई बात हो रही है और ये तो जायज़ है, इसमें कोई गुनाह नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। प्राइवेट चीज़ें होती हैं, आपने जब पूछा हमने जब यस कर दिया। एक जायज़ काम है और मैं समझता हूँ कि इसमें शरअ भी इजाज़त देता है और सब इजाज़त देते हैं। और आपने छुपाई तो नहीं लेकिन बताया भी नहीं। अब ये बात मंजर आम पर आ गई है तो एक बार फिर से आप बता दें हमारे नाज़रीन को। इसमें इसके लिए कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की जरूरत तो होती नहीं है। जब आपने पूछा हमने बता दिया। इलेक्शन के बाद हुई थी, कौन से ईयर में? जी इलेक्शन के बाद, ये 2018 के इलेक्शन के बाद। आगे बढ़ते हैं। तालिबान अमन के लिए अमेरिका के इत्तेहादी बन सकते हैं। अमेरिका को अफगानिस्तान के मामलात में शामिल रहना चाहिए।
خطے کو تباہی سے بچانے کا واحد راستہ امریکہ اور دیگر بڑی طاقتوں کا تعاون ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا امریکی جریدے نیوز ویک کو انٹرویو، کہا پرامن افغانستان پاکستان کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ 40 سال میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ پورے افغانستان میں طالبان کی واحد حکومت قائم ہوئی ہے، اس لیے امید کی جا سکتی ہے کہ پورے افغانستان میں امن اور استحکام آ جائے گا۔ وزیر اعظم عمران خان کا امریکی جریدے نیوز ویک کو انٹرویو۔ افغانستان سے امریکی انخلا کے بعد کی صورتحال پر سوال ہوا تو وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ پرامن افغانستان پاکستان کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ تجارت اور ترقی کے پروجیکٹس کے لیے امکانات روشن ہو جائیں گے، تاہم ہمیں کابل حکومت کے تعاون سے دہشت گرد نیٹ ورک کے خاتمے کے لیے کام کرنا ہوگا، خاص طور پر TTP سے نمٹنا ہوگا۔ ایشیا میں امریکی ساکھ کے مستقبل پر سوال کے جواب میں عمران خان نے کہا کہ عالمی سطح پر امریکہ کی ساکھ متاثر ہونے کا امکان نہیں۔ چین نے افغانستان کو معاشی حمایت کی پیشکش کی ہے، جسے افغان قبول کر لیں گے کیونکہ وہ چین پاک کوریڈور پروجیکٹ کا حصہ بننا چاہیں گے، تاہم امریکہ کو افغانستان کے معاملات میں شامل رہنا چاہیے، یہاں کی تعمیر و ترقی میں حصہ لینا چاہیے۔ خطے کو تباہی سے بچانے کا واحد راستہ امریکہ اور دیگر بڑی طاقتوں کا تعاون ہے۔ امریکہ طالبان کے ساتھ مشترکہ مفادات اور علاقائی استحکام کے لیے کام کر سکتا ہے۔ طالبان حکومت تسلیم کیے جانے کے سوال پر عمران خان نے کہا کہ جب پورے افغانستان میں طالبان کی عملداری قائم ہو جائے گی اور پڑوسی ملک انہیں تسلیم کر لیں گے، تب ہم ان کے فیصلے کے ساتھ ہوں گے۔ براہ راست آپ کو لیے چلتے ہیں، وزیر اعظم عمران خان تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی آپ کو آج ایڈریس کرنے کے لیے، وہ اس لیے کہ آپ فیوچر ہیں اس ملک کی، اور پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کبھی بھی اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کیا کریں، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے سمجھنا آپ کے لیے۔ میں اگر کرکٹر بنا تھا تو میں ہمیشہ خواب دیکھتا تھا کہ دنیا کا بیسٹ کرکٹر بنوں گا، تو پھر میں اپنے آپ کو پش کرتا تھا وہاں تک، مشکلیں آتی تھی، ہار نہیں مانتا تھا، پھر گرتا تھا، پھر کھڑا ہوتا تھا۔ یہ انسان تب جاتا ہے جب اس کی سوچ ہو، بڑی خواب ہو۔ تو جب انسان سمجھ جاتا ہے کہ وہ اللہ نے اس کو اشرف المخلوقات بنایا، سب سے عظیم مخلوق، فرشتوں کو کہا انسان کے سامنے جھکو، اس کو اپنا پوٹینشل جب پتہ چلتا ہے، جو پھر بڑی سوچ دیکھتا ہے، وہی بڑا انسان بنتا ہے۔ آپ تعلیم زیادہ سے زیادہ کر لیں، آپ پیسے والے گھر میں پیدا ہو جائیں، آپ کو سب سہولتیں بھی مل جائیں، بڑا انسان نہیں بنتا۔ بڑا انسان بڑی خواب دیکھتا ہے اور پھر اس کے لیے پوری طرح محنت کرتا ہے، پھر اس کے لیے جب وہ برا وقت آتا ہے سیکھتا ہے، پھر کھڑا ہوتا ہے، ہار نہیں مانتا، تو اس طرح ایک ہیومن پوٹینشل اوپر آتا ہے۔ تو میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ فیوچر ڈیجیٹل ہے دنیا کا، جو دنیا جس طرف جا رہی ہے وہ جا ہی اس طرف رہی ہے۔ یہ جو اتنے ملٹی بلینرز بنے ہیں، 25-26 سال کی عمر کے اندر انہوں نے نیا آئیڈیاز لے کے آئے اور کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ کبھی دنیا کی تاریخ میں اس طرح لوگ اوپر نہیں آئے، جس طرح اب یوتھ کے لیے جو آج چانس ہے، نیا آئیڈیا ہے وہ سیل کرتا ہے۔ اور یہ جو اب نئی سائنس ٹیکنالوجی آ چکی ہے، انفارمیشن ٹیکنالوجی، یہ بڑی اپرچونٹی، کبھی بھی یوتھ کو ایسی اپرچونٹی نہیں تھی جو آج ہے، لیکن اس کی ریکوائرمنٹ ہے۔ اور ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ آپ ایک ایسا آزاد ذہن رکھیں جو سارا وقت سوچ رہا ہو کہ میں نے وہ جو علامہ اقبال کا شعر ہے کہ ستاروں کے آگے جہان اور بھی ہے، کہ ہر گول پہنچ کے پھر اس سے بڑا گول، پھر اس سے بڑا گول۔ تو میرے سے زیادہ ٹیلنٹڈ کھلاڑی ہوتے تھے، لیکن میں ان سے آگے اس لیے پہنچا کہ میں اپنے لیے گول سیٹ کرتا تھا کہ میں یہ پاکستان کا سب سے آل راؤنڈر بننا چاہتا ہوں بہتر، پھر جب وہاں پہنچتا تھا پھر دنیا کا بننا چاہتا ہوں، پھر میں پاکستان کو اوپر لے جا۔ تو ہمیشہ اپنے گولز اوپر لے کے جاتے رہتے ہیں، ایمبیشن رکتی نہیں ہے کبھی، کیونکہ ہیومن پوٹینشل جو اللہ نے ہمیں جب فرشتوں کو کہا کہ انسان کے سامنے جھکو، تو اور جب شیطان نہیں جھکا تو اللہ نے کہا تمہیں نہیں پتا میں نے اسے کتنی صلاحیتیں دی ہیں، تو ہمیں خود ہی نہیں پتا اللہ نے کتنی صلاحیتیں دی۔ تو آپ کے لیے
बड़ा ज़बरदस्त ये मौका है, और ये सिर्फ ये अपनी ज़हन में याद रखना कि आप जितना बड़ा सोचेंगे उतने बड़े आप पहुंचेंगे। लेकिन कुरान की एक आयत है कि इंसान को उतना ही मैं देता हूं जितनी वो स्ट्रगल करता है, आपको उतना ही मिलेगा जितनी आप स्ट्रगल करेंगे। तो ये हम जब स्टूडेंट भी मैं था तो बड़े बड़े इंटेलिजेंट लोग थे, तो वो जी शुरू में पास हो जाते थे काम मेहनत किए बगैर, और बड़ा जी मैंने तो पढ़ा ही नहीं मैं पास हो गया, और हो जाते थे। लेकिन जो मेहनत करता था वो आखिर में उससे आगे निकल जाता था। टैलेंटेड खिलाड़ी मेरे साथ आए, हमारे से हम सोचते थे तो हमारे में तो अल्लाह ने टैलेंट ही नहीं दिया जितना इन्हों में, लेकिन वो भी मेहनत ही करते थे और आहिस्ता आहिस्ता पीछे रह गए। तो मेहनत का मैं उतना ही अल्लाह आपको देगा जितनी आप मेहनत करेंगे, स्ट्राइव करेंगे। तो पहले ये। अच्छा जी, आप पाकिस्तान का, अच्छा 2 किस्म के लोग हैं। जब हम क्रिकेट भी खेलते 2 किस्म के खिलाड़ी होते थे, एक अपने लिए खेलते थे, एक टीम के लिए खेलते थे। मुल्क में ऐसे लोग हैं जो सिर्फ अपने लिए जिंदगी गुजारते हैं, दूसरे वो लोग हैं जो अपनी कौम के लिए, और बड़ी सोच अपने से बाहर निकल के होती है, छोटी सोच अपनी जात की होती है। तो कितने दुनिया में लोग आए और चले गए जिनको दुनिया भूल जाती है। कितने अमीर लोग आए, कभी दुनिया ने किसी अमीर आदमी को याद किया, लेकिन दुनिया उनको याद करती है जो इंसानों के लिए कुछ करते हैं। आप अभी देखेंगे बड़े बड़े यहाँ जो सूफी हमारे बुजुर्ग थे बड़े सगीर के, जिस तरह दाता साहब, फिर बाबा फरीद, बुल्ले शाह, अभी भी लोग हजारों लाखों लोग उनकी जाके उनके लिए दुआएं करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो इंसानियत के लिए आए थे लोग। आज अल्लाह के पैगंबर हम मदीना में क्यों जाते हैं? वो इंसानियत के लिए आए थे। तो जो इंसान इंसानियत के लिए करता है वही बड़ा इंसान बनता है। आज मंडेला को लोग याद रखेंगे जब तक साउथ अफ्रीका, और कायद आज़म को याद रखेंगे क्योंकि वो अपनी ज़ात के लिए नहीं उन्होंने पॉलिटिक्स की थी, अपने से बड़ी सोच के लिए। तो ये दूसरी चीज़ याद रखना। अब हमारी विजन क्या है? जो मैं आपको चाहता हूं कि जो प्रमोट आपने करना है, पाकिस्तान की विजन करनी है। ये बहुत बड़ी ख्वाब थी पाकिस्तान। तो क्या विजन है पाकिस्तान की? क्यों बना था? हमने अगर ये हिंदुस्तान में भी जिन मुसलमानों ने रह जाना था उन्होंने भी पाकिस्तान के लिए वोट किया। यूपी और ये इन लोगों ने तो इनको तो पता था कि ये पाकिस्तान में नहीं का हिस्सा बनेगा, लेकिन उन्होंने भी पाकिस्तान के लिए वोट किया। क्यों किया? क्योंकि जो कॉन्सेप्ट था पाकिस्तान का कि हम एक वो मुल्क बनाएंगे जो एक मिसाली इस्लामी रियासत बनेगी। वो क्या है रियासत? तो ये भी हम सुनते रहते हैं, वो है क्या? तो आपको जो मैं चाहता हूं जो आप प्रमोट करें, जो हमारी विजन है पाकिस्तान की, बड़ी यूनिक विजन है। हमारी विजन सबसे पहले कि जो इस्लामी रियासत खुददार होती है, ला इलाहा इल्लल्लाह, किसी के सामने झुकती नहीं है। कोई किसी के सामने झुकना शिर्क है हमारे दीन में। सो खुददार कौम होती है, और इंशाअल्लाह हम उस तरफ निकले हुए हैं। पहले हम जिस तरह हम आपको पता है जिस तरह होते थे बड़े पावर्स के सामने हम बिल्कुल घुटने टेक के झुके हुए होते थे। इंशाअल्लाह ये खुददारी का जो हमारा मकसद था उस तरफ है। दूसरी चीज़ कि जो इस्लामी रियासत उसमें इंसानियत होती है। अभी किसी उसने कहा कि मैं एहसास प्रोग्राम में आना चाहती हूँ। एहसास का मतलब क्या है? एक इंसानी माशरे की और एक जानवरों के माशरे के अंदर फ़र्क है ही एक, कि इंसानी माशरे में एहसास होता है, इंसानियत होती है, वो कमज़ोर की फ़िक्र करते हैं। जानवरों के माशरे में सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, कमज़ोर भूखा मर जाता है। तो इंसानी माशरा जो हमने बनना था, जो मैं आपको बता रहा हूँ पाकिस्तान बना क्यों था, खुददार कौम, एक इंसानियत वाला माशरा। पहली दफ़ा आप हैरान होंगे कि डेवलप्ड मुल्कों में वो नहीं हुआ जो अब हम करने जा रहे हैं। पख्तूनख्वा के अंदर हर फैमिली के पास आज हेल्थ इंश्योरेंस आ गई है। 10 लाख रुपए का एक गरीब घराना किसी भी अस्पताल में अपना इलाज करवा सकता है। ये डेवलप्ड मुल्कों के अंदर यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज नहीं है। हमारे पास इतने वसाइल तो नहीं है,
لیکن ہم اس سفر پہ نکل گئے ہیں کہ ہم اپنے ملک کو ایک فلاحی ریاست بنانا چاہتے ہیں جس میں کمزور کو ہم جو ہمارے ملک میں زندگی کی ریس میں پیچھے رہ گئے ہم ان کو اوپر اٹھانا چاہتے ہیں. تو یہ جو ہیلتھ اس کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں. یہ کہ ڈیولپ میں آپ امریکہ جیسے ملک میں چلے جائیں وہاں اس طرح کی ہیلتھ انشورنس نہیں ہے, مفت مل رہی ہے, وہاں پریمیم دینا پڑتا ہے, ان کو پیسے خرچ کرنے پڑتے ہیں اگر انہوں نے انشورنس کرنی ہے. اور یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے ایک ملک کے لیے. غریب گھرانے کے اندر جب بیماری ہوتی ہے تو وہ بیچارہ گھر تباہ ہو جاتا ہے, غربت کی لکیر سے نیچے مقروض ہو جاتا ہے, کئی دفعہ بیچارے علاج نہیں کرواتے, پیسہ نہیں ہوتا. تو یہ اس سفر پہ نکل گئے, یہ بڑی چیز ہے. پھر پناہ گاہ ہیں, ہم نے مزدوروں کے لیے, ہم نے رات بیچارے سڑکوں پہ سوتے تھے, ان کے لیے انشاءاللہ وہ ڈیولپ کر رہے ہیں, پورا کھانا دیتے ہیں ان کو. اور جو ہم افورڈیبل ہاؤسنگ کے اوپر جا رہے ہیں کہ عام لوگ ابھی گھر افورڈ ہی نہیں کر سکتے, تو اس کے لیے ہم لے کے آ رہے ہیں سسٹم. تو یہ پورا اب سیکنڈ چیز ہے, فلائی ریاست کی طرف جو ہمارا جو 1947 میں شروع ہونا چاہیے تھا سفر, وہ اب شروع ہو رہا ہے. اور پھر تیسری سب سے امپورٹنٹ چیز انصاف. کوئی معاشرہ جس میں رول آف لا نہیں ہوتا وہ آگے ترقی نہیں کر سکتا, یہ ذہن میں ڈال لیں. صرف غریب لوگ اس لیے ہیں کہ وہاں قانون نہیں ہے. بنانا ریپبلک کیا ہوتی ہے؟ بنانا ریپبلک ہوتی ہے جیسے رول آف لا نہیں ہوتا. تو پاکستان کا سفر اس طرف ہے, شروع ہو گیا. پہلے میرٹ لا جو انصاف کے دو ہوتی ہے. میرٹ کا انصاف, جب معاشرے میں انصاف ہوتا ہے تو میرٹ ہوتی ہے. کوئی عمران خان کے رشتہ دار, کزن, دوست بڑے عہدوں پہ نہیں ہے, کوئی فیملی ساری صرف فیملی کے لیے بڑے بڑے عہدے, ہم کوئی ادھر سسٹم نہیں ہے. ادھر میرٹ ہے, اور یہ آپ دیکھیں گے اس کا آہستہ آہستہ اثر ہوگا, کیونکہ میرٹ کے علاوہ بھی ایک معاشرہ آگے نہیں بڑھتا. لیکن جو سب سے امپورٹنٹ ہے رول آف لا, طاقتور کو قانون کے نیچے لے کے آنا. تو جو سارا یہاں شور مچا ہوا 3 سالوں سے, تو سب سے بڑا مسئلہ ہماری گورنمنٹ سے ہے کہ ہم طاقتور کو کہہ رہے ہیں کہ تم بھی جواب دو, آپ نے چوری کیا, آپ کیا احتساب ہوگا. سب شور مچا رہے ہیں, کوئی باہر بیٹھ کے شور, جی میں یہ ہو گیا. وہ اس لیے کہ وہ قانون کے نیچے نہیں تھے اب تک. بڑے لوگ چوری کریں, ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا, ان کو وی آئی پی اسکورٹس پھر ملتے تھے. بیچارے غریب لوگ بھرے ہوئے جیلوں کے اندر. اور کبھی بھی یہ معاشرہ ترقی نہیں کرتا. ذہنوں میں ڈال لیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ بڑی قومیں تمہارے سے پہلے تباہ ہوئیں جدھر غریب کے لیے ایک قانون اور طاقتور کے لیے دوسرا. جو یہ این آر او ہے, این آر او کیا ہے؟ طاقتور کہہ رہے جی ہم کوئی خاص لوگ ہیں, ہمیں ہماری چوری معاف کر دو, غریبوں کو صرف جیل میں ڈالو. تو یہ سٹرگل ہے. تو یہ 3 چیزیں آپ نے اپنے ذہن میں ڈال لی ہیں. یہ ہے ہمارا آگے کا راستہ. قوم تب تک عظیم نہیں بنے گی جب تک یہ 3 چیزیں نہیں ہوں گی اس میں. خوددار کبھی بھی بھیکاری کام, جس قوم میں غیرت نہ ہو, وہ بھیک مانگ اور امداد لے کے گزارا کرتی ہے, وہ کبھی بڑی قوم نہیں بنتی. قوم بنتی ہے جو خوددار قوم ہوتی ہے, جس میں غیرت ہوتی ہے, سیلف ریسپیکٹ ہوتا ہے. انسان کو کبھی کوئی دنیا میں آج تک اپنے کسی نے عزت کروانی ہے, آپ نے دنیا سے سب سے پہلے اپنی عزت خود کرو, پھر دنیا آپ کی عزت کرتی ہے. جو اپنی عزت نہیں کرتا دنیا نہیں اس کی عزت کرتی. اور انشاءاللہ یہ جو ہماری فلاحی ریاست ہے اس کے راستے پہ چلے گئے. اب میں صرف آپ کو, کیونکہ ڈیجیٹل میڈیا کی طرف آ رہا ہوں, دیکھیں آپ نے ایک چیز دیکھنی ہے کہ جتنا آپ سچ پہ رہیں گے آپ کا اسٹیچر دنیا میں اوپر چلا جائے گا. یعنی میڈیا کے اندر جتنا آپ فیکٹس پہ, سچ پہ کھڑے ہوں گے. ایک انسان آپ آزما کے دیکھ لیں معاشرے میں, ایک انسان کی ریپوٹیشن جھوٹ بولتا ہے کہ وہ سچا ہے, آٹومیٹکلی سچے کی عزت شروع ہو جاتی ہے معاشرے میں. یہ نیچرل ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے صادق اور امین تھے, سچے تھے اور امانت دار تھے. سارا معاشرہ ان کی عزت کرتا تھا پہلے, نبوت سے پہلے. جو آدمی جو سچا ہوتا ہے معاشرہ اس کو یاد رکھتا ہے. گاؤں میں ہوتے ہیں لوگ, ان سے جا کے بٹھاتے ہیں جی انصاف کرو, کہ آپ سچا آدمی ہے, ذرا اس سے پوچھو کہ اگر یہ 2 ڈسپیوٹ ہو گئے وہ. تو ہر جگہ رسپیکٹ ہوتی ہے. تو جرنلزم میں بھی ایک جرنلزم تھوڑی دیر کے لیے فائدہ اٹھا لے گا فیک نیوز کر کے اور جھوٹی خبریں چلا کے, وہ لاسٹ نہیں کرتا.
وہ اس کی ड्यूरेबिलिटी नहीं है, वो टाइम के अंदर वो डिस्क्रेडिट हो जाएगा. और सबसे बड़ी जर्नलिज्म के अंदर जो स्ट्रेंथ होती है आपकी क्रेडिबिलिटी होती है. और हमारी गवर्नमेंट, मैं ये चाहूंगा कि आप हमेशा सच लिखें, तनकीद करें तो सच्ची तनकीद करें. क्योंकि जो गवर्नमेंट, अगर हमारी गवर्नमेंट करप्शन नहीं कर रही और अगर हमारी गवर्नमेंट कानून नहीं तोड़ रही मुल्क के, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता आज़ाद अदलिया से. आज़ाद ना अदलिया से फर्क पड़ता है, ना आज़ाद सहाफ़ियों से फर्क पड़ता है. फर्क उनको पड़ता है जो कि चोरी कर रहे हो तो उनको कंट्रोल करना चाहते हैं जुडिशरी. डिक्टेटर्स कानून तोड़ रहे हो तो वो कंट्रोल करते हैं मीडिया और जुडिशरी. लेकिन आपको मैं, ये वो गवर्नमेंट है 3 साल में, मैं चैलेंज करता हूं पाकिस्तान की तारीख में कोई गवर्नमेंट नहीं आई जिसने मीडिया को बिल्कुल छोड़ा हुआ खोला. आप जरा देखें कि आप सिर्फ ये उठा के देख लें, आपके लिए बड़ा आसान होगा कि 3 साल के अंदर कितनी प्रो खबरें निकली हैं हमारी और कितनी एंटी, कितने प्रो प्रोग्राम हुए और कितने एंटी. मैं गारंटी आपको करता हूं कि 70% हमारे अगेंस्ट प्रोग्राम गए. मैं गारंटी करता हूं कि जो न्यूज आइटम्स जिनकी एंगलिंग है मेजर अखबारों में देखो 70% हमारे खिलाफ है. कभी किसी प्राइम मिनिस्टर के ऊपर इस तरह की चीजें नहीं किसी दुनिया में, क्योंकि मैं जो असल डेमोक्रेसी में 20-30 साल मैंने वो भी देखी हुई है, बाहर की डेमोक्रेसीज, इंग्लैंड देखी हुई है जो मदर ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जिसे कहते हैं. कभी इस तरह का स्लैंडर मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर के ऊपर नहीं हो जो यहां. एक हमारा आजाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हुए, 3 मेजर अखबारों ने फ्रंट पेज पे लिखा कि जी ये वो जायचा निकाल के और ये कोई पता नहीं जादू की वजह से वो करके तो उसको प्राइम मिनिस्टर बना दिया. अब सोचें कि इससे बड़ा स्लैंडर क्या हो सकता है कि एक मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को कह रहे हैं कि उसने आजाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर को इसलिए नहीं नॉमिनेट किया कोई जायचा निकाल के और उसका पता नहीं कोई जादू या पता नहीं इस तरह कोई बात. फ्रंट पेज के ऊपर मेजर अखबार लिख रहे हैं. यही इंग्लैंड में लिखते हैं तो मैं आपको गारंटी करता हूं कि कम से कम मिलियंस ऑफ डॉलर्स के मुझे डैमेजेस मिलने थे जो मैंने अपनी चैरिटी को भेजने थे. शौकत खानम को बड़ा फायदा होना था इससे. तो यहां जिस तरह का हमने मीडिया को आजाद छोड़ा हुआ है, मैं पाकिस्तान की तारीफ में, क्योंकि मैं तकरीबन पाकिस्तान के साथ ही बड़ा हूं, कभी इस तरह की मीडिया फ्रीडम नहीं थी क्योंकि हमें फिक्र नहीं है. लेकिन हमें मसला फेक न्यूज से है, हमें मसला प्रोपेगेंडा से है. अब ये प्रोपेगेंडा, सोचे बाहर के लोग पढ़ रहे हो तो वो क्या समझेंगे पाकिस्तान का कि मुल्क के प्राइम मिनिस्टर ने जी जायचा निकाल के और वो एक उसको किया और उसके ऊपर वो 30 साल से ग्रास रूट पॉलिटिशियन है आजाद कश्मीर का, उसके लिए कितनी बड़ी तौहीन है कि जी वो जायचा निकाल के वो इलेक्ट हो गया. सो ये बड़ी एक मुल्क के लिए डिग्रेडिंग चीज है. लेकिन तो मैं कहने का आपको, आपने क्या करना है जो कि सच को प्रमोट करना है, विजन को मुल्क की प्रमोट करना है. कोई हम नहीं चाहते, ये जो फवाद चौधरी ने बिल्कुल ठीक बात की, पहले ये सारा स्टेट मीडिया उसको प्रोपेगेंडा के लिए इस्तेमाल किया जाता था. लोगों के अरबों यहां से चोरी करके पैसा बाहर ले गया तो उनका सारा मकसद ये होता था, रिश्वत देते थे मीडिया को किसी तरह उनकी चोरी छुप जाए और फिर रिश्वत देते थे अदलिया के अंदर भी लोगों को ताकि उनके केसेस ना सुने जाएं और फिर कंट्रोल करते थे उनको, क्योंकि उनको छुपाने के लिए बहुत कुछ था. तो आपसे हमारे मुल्क की आपने विजन प्रमोट कर रही है और बताना है कि असल में ये मुल्क का मकसद क्या था बनाने का और हम किधर जा रहे हैं. और ये अपने जहन में डाल लें कि आपकी क्रेडिबिलिटी डिपेंड करती है जितना आप मेहनत करके रिसर्च करके अपनी जो मीडिया के अंदर अपनी व्यूज देंगे, उतना ही आपकी क्रेडिबिलिटी ऊपर जाएगी, उतनी आपकी वैल्यू ऊपर जाएगी. और फाइनली जो मैंने आपको बात कहनी थी कि ये बड़ी फिर से अपॉर्चुनिटी है कि आपके लिए इनोवेशन, सोचें, नए आइडियाज लेके आएं. कभी अपने माइंड को बंद ना करें, ज़हन को सारा वक्त नए आइडियाज का सोचें, क्योंकि यूथ के लिए कभी ऐसी अपॉर्चुनिटीज नहीं थी, कभी भी ह्यूमन हिस्ट्री में इस तरह की अपॉर्चुनिटी नहीं थी कि 25-25 साल के लड़के वहां बैठ के अरबोपति बन गए और उन्होंने अपनी पूरी बिजनेस शुरू कर दिए. कभी ऐसे नहीं हुआ था.
लोगों को बड़े लंबे प्रोसेस से गुजरना पड़ता था। तो ये बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी और इंशाअल्लाह हमारी गवर्नमेंट आपको पूरी तरह फैसिलिटेट करेगी। शुक्रिया। वज़ीर आज़म इमरान खान तकरीब से खिताब कर रहे थे। उनके जानिब से ये कहा गया कि मुश्किलात आती थी मगर मैं हार नहीं मानता था। नौजवान इस मुल्क का मुस्तकबिल हैं, नौजवान हमेशा बड़े अहदाफ पर नज़र रखें। वज़ीर आज़म इस्लामाबाद में डिजिटल मीडिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के आगाज़ की तकरीब से बात कर रहे थे। उनका ये कहना था कि माशरे में सच्चे बंदे की खुद ही इज्जत बनती है। वज़ीर आज़म ने कहा कि एक सहाफ़ी थोड़ी देर के लिए फ़ेक न्यूज़ से फ़ायदा उठा लेगा, तनकीद करनी है तो सच्ची तनकीद की जाए। वज़ीर आज़म ने कहा कि हमारी हुकूमत के ख़िलाफ़ 70% फेक प्रोग्राम किए गए, सच को प्रमोट करना है, विजन को प्रमोट करना है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि पहले मीडिया को रिश्वत दी जाती थी मगर अब मामलात और हैं, अब मामलात बेहतर होते जा रहे हैं। डिजिटल मीडिया का दौर है। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से ये कहा गया कि दुनिया का फ्यूचर डिजिटल है, नया आइडिया सेल होता है। आज जो मौक़े नौजवानों को मैसर हैं वो पहले कभी ना थे। हमेशा बड़े गोल्स सेट करने चाहिए, यही आपको ऊपर लेकर जाते हैं। वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि जो कौम इमदाद लेकर गुजारा करे वो कभी तरक्की नहीं करती। हुकूमत ने जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की बतौर चेयरमैन नैब मुद्दत में तौसी के लिए ऑर्डिनेंस का मसवदा तैयार कर लिया। वफाकी काबीना के अगले इजलास में मंजूरी का इम्कान है। नई मशरफ भट्ट की रिपोर्ट देखिए। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल को ही चेयरमैन नैब बरकरार रखने की तैयारियां मुकम्मल। ज़राए के मुताबिक वफाकी वजारत कानून ने इनकी मुद्दत में तौसी के लिए ऑर्डिनेंस का मसवदा तैयार कर लिया। अहम हुकूमती शख्सियत के मुताबिक ऑर्डिनेंस के मसवदे में चेयरमैन नैब की मुद्दत में कितनी तोसी होगी इसका जिक्र नहीं किया गया, जिसकी वजह चंद वज़रा का इख्तलाफ है। मसवदे में लिखा गया है कि नए चेयरमैन की तकर्री तक मौजूदा नैब सरबराह ही काम जारी रखेंगे। एक और वफाकी वजीर ने समा को बताया कि चूँकि अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ पर नैब के मुकदमात हैं, इसलिए नए चेयरमैन पर इनसे मुशावरत नहीं हो सकती। ज़राए के मुताबिक आइंदा काबीना के इजलास में वजारत कानून की जानिब से ऑर्डिनेंस का मसवदा पेश होने का इम्कान है। काबीना की मंजूरी के बाद मसवदा सदर को भेजा जाएगा। वफाकी वजीर कानून फरोग नसीम का मौक़िफ़ है कि चेयरमैन नैब की तकर्री के मामले पर वजीर आज़म से 4 मुलाकातें हो चुकी हैं। इसके लिए सिर्फ एक नहीं मजीद 4 नामों पर गौर हो रहा है और अभी तक मसवदे को फाइनल नहीं किया गया। नई मशरफ भट्ट, समा, लाहौर। चेयरमैन नैब को कानूनी तौर पर तौसीह नहीं दी जा सकती। चेयरमैन PAC राना तनवीर हुसैन की समा से गुफ्तगू। कहा हुकूमत ने गैर आइनी काम किया तो अपोजिशन लाहे अमल तैयार करेगी। सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने समेत मुख्तलिफ ऑप्शंस मौजूद हैं। चेयरमैन नैब का हमारे ख्याल में कि उसमें कोई जिक्र वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल जो रिक्वायरमेंट है उसके तहत लगते हैं वो एक्सटेंडेबल नहीं है। लेकिन अगर कोई उन्होंने गैर आइनी गैर कानूनी काम किया गवर्नमेंट ने तो यकीनी तौर पे गवर्नमेंट अपोजिशन जो है वो कोई लाए अमल तैयार करेगी, चाहे सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़े या कुछ हो। नैब की कारकर्दगी पे क्या बताऊँ, जब ये नैब बनी थी तो उस वक्त भी उसका एंगल सियासी था। आपको याद है कि मुशर्रफ दौर में जो हुआ तो वो वही सिलसिला चल रहा है। बीच में डॉर्मेंट हो गई जब सियासी हुकूमतें थीं, उस वक्त इतना नैब को इतनी एक्टिव नहीं थी। चेयरमैन नैब की मुद्दत में तौसी के लिए ऑर्डिनेंस का मामला। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर ज़मान कायरा ने मुखालफत कर दी। समा से गुफ्तगू में कहा कि नहीं मालूम पार्टी क्या फैसला करेगी, लेकिन उनके ख्याल में इसे अदालत में चैलेंज करना चाहिए। राना सनाउल्लाह बोले पार्लियामेंट के अंदर और बाहर मुजाहिरा करना चाहिए। अरसे से अपोजिशन एक बात कह रही थी कि नैब न्याजी नक्सस, वो नक्सस और हो जाएगा, वो खुल कर सामने आ जाएगा। ऑर्डिनेंस जारी करेंगे। ऑर्डिनेंस किस काम के लिए? एक कानून में तरमीम करने के लिए कि ये नैब चेयरमैन को एक्सटेंशन दी जा सकती है। मुझे नहीं पता मेरी जमात क्या फैसला करती है, मेरी जाती राय में जाना चाहिए और उसको हर हाल में अपोज करना चाहिए। हमारी ये राय है कि हमें हर कानूनी और आईनी रास्ता भी अपनाना चाहिए और जो एक जमहूरी हक है हमारा कि हम पार्लियामेंट के अंदर और बाहर जो है इसके ऊपर एहतजाज करें, क्योंकि इस तरह से तो फिर चेयरमैन नैब साहब जो है वो तो बिल्कुल इनके जाती मुलाजम बन जाएंगे। ब्लैकमेल कह लें, कमजोरी कह लें, कुछ भी कह लें, लेकिन चेयरमैन नैब को इन्होंने काफी अपने घटिया मकासद के लिए इस्तेमाल किया है। तो अब ये समझ जाएगा और कोई बंदा जो है वो इस्तेमाल नहीं होगा। खबरों में आगे देखिए, तालीम का जनाजा।
नवाज शरीफ के नाम पर वैक्सीन के जाली इंदराज का मामला। पंजाब के महकमा सेहत ने कोट ख्वाजा सईद अस्पताल के एमएस और सीनियर मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर मुनीर अहमद को मुअत्तल कर दिया। एमएस के सेक्रेटरी के दोस्त ने नवाज शरीफ का शनाख्ती कार्ड अपने वालिद का कहकर रजिस्टर करवाया। 7 मुलाजमीन की गलती की वजह से सब कुछ हुआ। लाहौर से दानियाल उमर की रिपोर्ट। नवाज शरीफ की कोट ख्वाजा सईद अस्पताल में वैक्सीनेशन का इंदराज। तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट वजीर आला पंजाब को पेश कर दी। रिपोर्ट में कहा गया कि अस्पताल इंतजामिया ने वार्ड बॉय और चौकीदार को वैक्सीनेशन की एंट्रियों पर कई माह से मामूर कर रखा था। दोनों मुलाजिमीन पहले भी जाली इंदराज करते रहे। नवीद नामी शख्स ने चौकीदार अबुल हसन से दोस्ती की, जो सेक्रेटरी एमएस का दोस्त बताया जाता है। नवीद ने नवाज शरीफ का शनाख्ती कार्ड नंबर देकर कहा कि ये उसके वालिद का शनाख्ती कार्ड है। रिपोर्ट में कहा गया कि अस्पताल के 4 मुलाजमीन ने जाली एंट्री करने में मुआवनत की। वैक्सीनेशन सेंटर में कोई सीनियर ओहदेदार रिकॉर्ड को चेक करने के लिए तैनात नहीं। क्या नवाज शरीफ की वैक्सीनेशन की जाली एंट्री सोची समझी साजिश के तहत की गई? क्या नवीद नामी शख्स ने किसी लीगी ओहदेदार के कहने पर ये काम किया? FIA और पंजाब पुलिस मामले पर मजीद तहकीकात कर रही हैं। डाटा एंट्री करने वाले दोनों मुल्जिमान के खिलाफ FIR भी दर्ज कर ली गई है। तहकीकाती कमेटी ने अस्पताल के 7 मुलाजमीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की सिफारिश की है। महकमा सेहत पंजाब ने अस्पताल के MS और सीनियर मेडिकल ऑफिसर को लापरवाही और गफलत की बिना पर मुअत्तल कर दिया है। दानियाल उमर, समा, लाहौर। एक और अहम मामला, सिंध के तालीमी मयार पर सवालात उठने लगे। सिंध में असातिज़ा की भर्ती के लिए टेस्ट देने वाले 99% उम्मीदवार फेल हो गए। संजय साधवानी की रिपोर्ट देखिए। सिंध में तालीम से खिलवाड़ के असरात सामने आ गए। असातिज़ा की भर्ती के लिए टेस्ट के नताइज ने तालीम की सूरत हाल को वाज़ेह कर दिया। टीचर्स की भर्ती के लिए टेस्ट देने वाले 99% उम्मीदवार नाकाम हो गए। 14,300 असामियों के लिए 1,60,000 से जायद उम्मीदवारों ने टेस्ट दिया, जिनमें सिर्फ 1,250 उम्मीदवार ही कामयाबी हासिल कर सके। असातिज़ा की भर्ती के लिए 55% पासिंग मार्क्स जबकि 45% नंबर हासिल करना शर्त थी। सिंध के वज़रा ने टेस्ट को मुश्किल करार देते हुए कम नंबर लेने वालों को भी पास करने की तजवीज़ दी। सिंध के वज़रा ने ये भी राय दी कि तालीम बेहतर करना है तो समझौता ना किया जाए। MQM पाकिस्तान के सेनेटर फैसल सब्जवारी ने JEST टेस्ट के नताइज की खबर को तालीम का जनाजा करार दे दिया। संजय साधवानी, समा, कराची। समा के 3 कड़क सवाल, वज़ीर आला सिंध के अजब जवाब। 99% असातिज़ा फेल हो गए। सिंध में तालीम का क्या हाल कर दिया? मुराद अली शाह बोले, मनपसंद लोगों को घर बैठे पास करवा देता तो ये शोर ही ना होता। दूसरा सवाल पूछा कि कुत्ते के काटने की वैक्सीन नहीं, लोग मर रहे हैं, जिस पर वज़ीर आला ने कहा कि दुनिया भर में ऐसा ही होता है। शेम ऑन सिंध गवर्नमेंट के सवाल पर भी मुराद अली शाह भड़क उठे। 1,60,000 टीचर ने इम्तिहान दिया और 99% उसमें फेल हो गए। ये 13 सालों में पीपल्स पार्टी में तालीम का क्या हाल किया सिंध में, थोड़ा उस पर भी तो रोशनी डालें। दूसरा रुख ये है कि कुत्ते की काटे की वैक्सीन नहीं होती, सिंध में लोग मरते हैं, जच्चियाँ रोड पे होती हैं। कराची में एक एक्सीडेंट हो जाता है, कोई मसला हो जाता है, किसी के साथ एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल चक्कर लगवाया जाता है, वो मरीज दम तोड़ जाता है। और सुप्रीम कोर्ट जैसी आला तरीन अदालत अगर शेम ऑन गवर्नमेंट ऑफ सिंध कहे तो कुछ शर्म आती है सिंध गवर्नमेंट को? कुछ करती है गवर्नमेंट? होगी जी। मेरा ख्याल है कि आप लोग यार जरा क्वेश्चंस को नहीं करने और लैंग्वेज का भी जरा ख्याल। मैंने तो शुरू में ही कहा था ना, पब्लिक सर्विस में हूँ तो ये सब बातें सुनने का आदी हूँ और सुनूंगा। यस, तालीम के लिहाज से कोई बहुत हौसला अफजा सिचुएशन नहीं है। जो आपने नंबर्स बताए बिल्कुल दुरुस्त हैं। नौकरियाँ देने के लिए टेस्ट था ना, ये नौकरियाँ घर बैठ के भी मैं दे सकता था ना अपने मनपसंद लोगों को। अब ओवर द ईयर्स जो हुआ है काम, उसको मैं ओवरनाइट सही नहीं कर सकता ना, 10-12 साल में सही होगा। आप ये जो जादू की छड़ी चला के और सब सही कर दें, ये नहीं होगा। दूसरी आपने बात की कि सड़कों पे ये फिनोमेना सिर्फ यहाँ पे नहीं है, दुनिया भर में है। अभी आपने सुप्रीम कोर्ट की बात की, मैं बिल्कुल कोई चीज़ नहीं कहूँगा उनके बारे में। उन्होंने आगे भी बहुत बातें की, सिर्फ शेम ऑन सिंध गवर्नमेंट नहीं कहा, उन्होंने वफाकी हुकूमत को भी ये बात की। अगर हमारा पूरा मुल्क ही ऐसा है। शेम ऑन सिंध गवर्नमेंट, क्या अदालत के ये रिमार्क्स याद आ गए थे? मीडिया टॉक से पहले वजीर आला सिंध तकरीब से खिताब में अदालत से मुतालिक कुछ कहते कहते रुक गए। कैमरों की तरफ देखकर बोले, ये रिकॉर्ड ना करना। कोर्ट एक जजमेंट दे चुकी है, ना हम उनकी
ये रिकॉर्ड नहीं कीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट एक जजमेंट दे चुकी है ना, हम उनकी ये रिकॉर्ड नहीं कीजिएगा। मतलब हम बहुत ही एहतराम से सुप्रीम कोर्ट के साथ, लेकिन अभी तक वो अस्पताल हम चला रहे हैं, कागजी तौर पे हमसे छीन लिए गए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि महकमे मौसमियात की पेशगोई एक बार फिर दुरुस्त साबित हुई। कराची में एक बार फिर काले बादल छा गए। इस वक्त मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश हो रही है। मजीद जानते हैं समा की नुमाइंदा जमजम सईद से। जी जमजम। जी बिल्कुल, महकमा मौसमियात की पेशगोई एक मरतबा फिर से दुरुस्त साबित हुई है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। मेरे कैमरामैन आपको मेरे अकब में मनाज़र दिखाएं तो आपको यहाँ से सिटी स्टेशन भी दिखेगा, क्लिफ्टन भी दिखेगा, बड़ी बड़ी इमारतें जिन पर साला साल धूल जमी रहती थी, आज वो इस बारिश से नहा रही हैं, धुल गई हैं। आप आसमान भी देख सकते हैं, कितना साफ़ आसमान हमें दिख रहा है। शहर में जो है गुज़िश्ता एक हफ्ते से काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी, हब्स थी, लेकिन कल होने वाली बारिश ने जो है मौसम में बेहतरी आ गई थी, जिसके बाद आज दोपहर में हमने दोबारा से जो है वो गर्मी महसूस की। लेकिन अब शाम का वक्त चूँकि हो चुका है और शहर का मौसम एक मरतबा फिर से खुशगवार हो गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक ये मानसून का चौथा स्पेल है आज, जिसका दूसरा रोज़ है। मज़ीद 2 रोज़ तक इसी तरह से बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी रहेगा। जी तफसीलात के लिए शुक्रिया आपका जमजम। कल की बारिश ने सरजानी टाउन के यूसुफ गोट को फिर डुबो दिया। रिपोर्ट कर रहे हैं खुर्शीद आलम। बारिश के साथ आया पानी और फिर डूब गया सुरजानी। सबसे ज्यादा बुरी हालत यूसुफ गोट की हुई, जहां लोग नकल मकानी पर मजबूर हो गए। मरकजी शाहराहें, गलियां, घर, स्कूल, यहाँ तक के मस्जिद में भी पानी ही पानी। पीने के पानी के टैंक भी गंदे पानी से भर गए। सरकारी स्कूल भी पानी में डूब गया। वफाक हो या सुबाई हो, खुदारा इनको बोलें, आपकी आवाज़ पहुँचती है वहाँ तक कि हमें हमारे तमाम चीज़ें तबाह हो गई। अब ये बच्चों को हम कहीं और लेके जा रहे हैं। हम अम्मी के घर जा रही हूँ मैं। इस वजह से पानी इतना भरा हुआ है, यहाँ पे पानी निकल जाए, यहाँ से परेशानी हो रही है बहुत ज़्यादा, आने जाने में भी बहुत परेशानी हो रही है। अभी थोड़ी सी बारिश होती है, नालों का पानी इतना भर जाता है कि हम उसको कुछ नहीं वो कर सकते। हम मकान छोड़ छोड़ के चले जाते हैं फिर यहाँ से। बच्चे छोटे छोटे बच्चे ठंड से पड़े हुए हैं और बारिश इतनी कि आपने देखा है थोड़ी आई थी, ज़्यादा भी नहीं आई। अगर 1 घंटा बारिश होती तो ये डूब जाता बिल्कुल यूसुफ गोट। यूसुफ गोट के मकीन अपनी मदद आप के तहत जनरेटर चलाकर पानी निकालने लगे। लोहे की सलाख से गटर खोलने की कोशिशें की जा रही हैं। कैमरामैन मोहम्मद आतिफ के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। कराची में सरजानी टाउन में गोट के नाम पर सरकारी अराजी को ठिकाने लगाने के लिए माफिया सरगर्म हो गई। डीजी के डीए को भेजी गई रिपोर्ट में सब कुछ सामने आ गया। मजीद बात करेंगे, समा के नुमाइंदे मोहम्मद अली हफीज हमारे साथ मौजूद हैं। अली हफीज बताइएगा क्या तफसीलात हैं इस मामले की आपके पास? बिल्कुल, सरजानी टाउन में केडी की अरबों रुपए की अराजी है। इस मामले पर जो है केडी इंतजामिया और लैंड गेबर जो है वो आमने सामने आ गए हैं। स्कीम 41 है सरजानी टाउन जो है केडी का सेक्टर 15 है। यहाँ पर तुजारती और रायशी प्लॉट थे जिनको बाकायदा जो है कुरानदाजी के जरिए शहरियों को अलॉट किया गया था। अब जो है सेक्टर 15 में जो है ये अहम तरीन अराजी है, तुजारती प्लॉट है, रायशी प्लॉट है। इनको कब्जा करने के लिए जो है गोट आबाद के नाम पर जो है एक माफिया मुतारिक हुई है, जो गोट का नाम देकर जो है इस पूरी अराजी को हथियाने के लिए जो है मुतारिक हो गई। केडी हुकाम ने बाकायदा जो है तमाम तफसीली रिपोर्ट जो है डीजी केडीए, डिप्टी कमिश्नर वेस्ट और एडिशनल आईजी पुलिस जो है उनको अरसाल में बताया गया कि लैंड ग्रेबर से ये जो है एक गोट का पताई गोट का नाम लेकर जो है इस अराजी को हथिया रहे हैं। इधर हमारी जो बात हुई है और जो रिपोर्ट सामने आई है उसके मुताबिक ठीक, इस मामले पर केडी हुकाम सरकारी अराजी को बचाने के लिए मुतहर्रिक हो चुके हैं। तफसीलात के लिए आपका शुक्रिया अली हफीज। सिविल एविएशन ने इलाज के लिए उमर शरीफ की अमेरिका मुंतकली की तैयारी मुकम्मल कर ली है। शुबा एयर ट्रांसपोर्ट ने एयर एम्बुलेंस को पाकिस्तान आने के लिए इजाजतनामा भी जारी कर दिया है। जर्मनी से आने वाली एयर एम्बुलेंस 26 सितंबर की रात 11 बजे कराची एयरपोर्ट पर लैंड करेगी। बुलेटिन के आखिर में अनदेखा पाकिस्तान में आज आपको दिखाएंगे शिकारपुर का एक ऐसा मज़ार जहां अगरबत्तियां जलाई जाती हैं, न लंगर तकसीम होता है बल्कि हर तरफ घड़ियां ही नजर आती हैं। ये क्या माजरा है, देखते हैं साहिल जोगी की रिपोर्ट में। कबूलियत की घड़ियों के बारे में सबने सुना होगा,
आज देख भी लें। शिकारपुर का मस्त अली शाह मजार फूलों से नहीं बल्कि घड़ियों से सजा रहता है। लोगों का मानना है कि जब उनका वक्त बदल जाए तो ये घड़ी का नजराना पेश करने पलट आते हैं। ये आप देख रहे थे कितने घड़ियाल है, इतने तो लोगों की मुरादें पूरी हुई है, तो इसलिए उसने घड़ियाल चढ़ा लिया है। मुरीद बताते हैं बाबा मस्त अली खुद भी घड़ियों के शौकीन थे। 1980 में उनकी वफात के बाद चाहने वालों ने घड़ियों के नजरानों का सिलसिला जारी रखा। साईं अपने बाजुओं में गले में घड़ियां ही पहनता था। जो भी बंदा आता था साईं के पास कि बाबा मेरी ये दिल की तमन्ना है ये पूरी हो जाए, तो साईं दुआ करता था पूरी करने वाला मेरा मालिक है। तो आके वो फिर इधर घड़ियाल और घड़ी देख के जाते थे। ये मज़ार दूसरे मज़ारात से मुख्तलिफ हैं। यहाँ फूल निछावर होते हैं, ना गुलाब की महक आती है, अगरबत्तियाँ जलाई जाती हैं, ना लंगर तकसीम होता है। अगर किसी का रिश्ता नहीं होता है शादी वगैरह के लिए तो वो भी आते हैं, घड़ियाँ घड़ियाल यहाँ मंगता कर रख के जाते हैं, उसकी पूरी हो जाती है। मज़ार की अंदरूनी दीवारों पर अब मजीद घड़ियां लगाने की गुंजाइश नहीं। लोगों ने आसपास के दरख्तों पर भी घड़ियां लगा दी। हमारे साथ किसी औकाफ का किसी चीज़ का वास्ता नहीं है, आपस में मिलजुल के साईं का हम उर्स करवाते हैं। तकरीबन इसका 40 से 45 साल हो गए, इधर साईं का उर्स भी लगता है और इतने घड़ियाल हो गए हैं कि ये आप रोज़ा देख रहे हो सारा भरा हुआ है। उसके बाद ये सारा सहन साईं का जो है ये दरख्त पूरे घड़ियालों में भरे हुए हैं। उसके बाद एक कमरा भरा हुआ है। नजराने पेश करने का ये तरीका कितना दुरुस्त, सवाल अपनी जगह, मगर मज़ार पर लगी हजारों घड़ियां भी एक हकीकत हैं। कैमरामैन शाहिद सोलंकी के साथ साहिल जोगी, समा।